मेरा नाम अजय है। अनाथ आश्रम में ड्राइवर की नौकरी किया करता था। अक्सर अनाथ आश्रम की लड़कियों को गाड़ी में बिठाकर चेकअप के लिए अस्पताल ले जाता था कि एक सरकारी अस्पताल था जहां पर एक ही डॉक्टर लड़कियों का चेकअप हमेशा किया करता था। एक दिन मेरे दिमाग में ख्याल आया कि अनाथ आश्रम में सिर्फ लड़कियां ही बीमार क्यों होती हैं, कभी कोई लड़का बीमार क्यों नहीं होता। एक दिन लड़कियों को लेकर जब मैं वापस आ रहा था कि अचानक गाड़ी की सीट पर मेरी नजर पड़ी, जहां पर खून के धब्बे पड़े हुए थे। मेरा दिल धक से रह गया था। ये सब देखकर मुझे एक जोरदार झटका भी लगा था। यकीनन कोई तो गड़बड़ थी, और क्या बात थी, मैं ये सब जानना चाहता था। उसी रात मैं खामोशी से पुलिस स्टेशन गया और सारी बात पुलिस वालों को बता दी थी। अगले ही दिन मुझे पता चला कि वो डॉक्टर सारी लड़कियों को उठ जाइए, दिन निकल आया है। अपनी पत्नी की आवाज पर मेरी घबराकर आंख खुली थी। मैंने घड़ी की तरफ नजर की तो देखा कि 8 बज रहे थे। हालांकि मुझे 8:30 तक अनाथ आश्रम अपनी गाड़ी लेकर पहुंचना होता था। मैं जल्दी से उठा और बाथरूम की तरफ गया। नहा धोकर मेरी पत्नी ने मुझे नाश्ता दिया। उसी समय मेरी दोनों बेटियां मेरे पास आ गई थी। पापा, पापा, आप आज जल्दी घर आ जाना, हमें आपके साथ खाना खाना है। अक्सर आप देर से घर वापस आते हो तो हम आपका इंतजार करते करते सो जाते हैं, मगर आज हम आपके साथ ही खाना खाना चाहते हैं। मेरी बड़ी बेटी चंचल ने मुझसे रिक्वेस्ट भरे शब्दों में कहा, तो मैंने अपनी बेटी का सर सहलाया और कहा कि हाँ मेरी बेटी, तुम फिक्र मत करो। आज मैं जितनी जल्दी हो सके जल्दी घर आने की कोशिश करूंगा। मेरी पत्नी कहने लगी कि रोज बेटियां आपका इंतजार करती हैं, मगर आप देर से घर वापस आते हो, जिसकी वजह से ये काफी देर तक दरवाजे पर खड़े होकर आपका इंतजार करती रहती हैं, और फिर जब थक जाती हैं तो खुद ही बिस्तर पर लेटकर सो जाती हैं। मैंने अपनी पत्नी को समझाया और कहा कि अगर मैं काम नहीं करूंगा तो फिर घर का गुजारा कैसे होगा। तुम जानती हो ना कि अनाथ आश्रम से मेरी छुट्टी लगभग 5 बजे तक हो जाती है। उसके बाद मैं सारा दिन खाली रहता हूँ। इस वजह से मैंने एक दूसरी जगह नौकरी पकड़ ली है, जहाँ से मैं कुछ वर्कर्स को उनके घर छोड़कर आता हूँ। अब बताओ, कोई गलत काम तो नहीं करता ना? मैं अपनी बेटियों के भविष्य को संवारना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आने वाली जिंदगी में मेरी बेटियों को किसी चीज़ की कोई कमी ना हो। अभी तो हमारी बेटियाँ छोटी छोटी हैं, लेकिन जब वो बड़ी हो जाएंगी तो उनकी पढ़ाई का खर्च होगा। आने वाले समय में मुझे उनकी शादी की भी फिक्र होगी, उनके लिए दान दहेज इकट्ठा करना होगा। मैं अपनी बेटियों के लिए हमेशा फिक्रमंद रहता हूँ। तुम्हें पता है महंगाई कितनी बढ़ गई है। इस बढ़ती हुई महंगाई में मैं जितने भी पैसे कमा लूँ कम है। मैं बस अपनी बेटियों की खुशियाँ देखना चाहता हूँ, उनको खुश देखना चाहता हूँ, उनके सारे सपने पूरे करना चाहता हूँ और उनकी ख्वाहिशें पूरी करना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे जितनी भी मेहनत करनी पड़े मैं सह सकता हूँ। अगर मुझे अपनी बेटियों की खुशी के लिए उनसे थोड़ा सा दूर भी रहना पड़े तो मैं ये भी कर सकता हूँ, लेकिन कभी अपनी बेटियों को उदास नहीं देख सकता और उनके भविष्य को खराब नहीं करना चाहता। मेरी पत्नी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहने लगी कि आपकी सोच तो बहुत अच्छी है, ऊपर वाला हमेशा आपको कामयाब रखे। मैंने अपनी बेटियों को ढेर सारा प्यार किया, उन्हें तसल्ली दिलाई कि आज रात मैं जल्दी आ जाऊंगा। नाश्ता किया और जल्दी से घर के दरवाजे तक पहुंच गया था। तभी मेरी पत्नी की आवाज आई, अरे सुनिए तो सही, आपका लंच रह गया है। मैं जल्दी से भागकर दरवाजे पर गया, अपनी पत्नी के हाथ से टिफिन लिया और जल्दी से गाड़ी में बैठ गया था। मुझे फिक्र हो रही थी कि मुझे जल्द से जल्द अनाथ आश्रम पहुंचना था। 8:30 बजे से भी ज्यादा का टाइम हो चुका था। मैं हमेशा अपनी नौकरी ईमानदारी और मेहनत के साथ किया करता था। कभी भी मैंने किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया था। आज भी रोज के जैसा ही दिन था। वैसे तो मेरी मेन नौकरी अनाथ आश्रम की ही थी, क्योंकि मुझे यहाँ पर नौकरी करते हुए 7 साल बीत चुके थे। लेकिन जब मैं वहाँ से फ्री हो जाता था तो हमारे ही मोहल्ले में एक बड़ी सी फैक्ट्री थी। वहाँ के वर्कर्स को अपने घर जाना होता था, इसीलिए मैं उनको उनके घर अपनी गाड़ी में बिठाकर छोड़ता था और उनसे पैसे वसूल लिया करता था। इससे मेरा थोड़ा सा मुनाफा हो जाता था। रोज की तरह मैं अनाथ आश्रम पहुंच गया था। अभी मैंने अपनी गाड़ी पार्किंग एरिया में पार्क की ही थी कि जब अचानक अंदर से सिक्योरिटी गार्ड भागता हुआ आया था और वो मुझे देखते हुए कहने लगा, अरे यार अजय, तुम कहाँ रह गए थे? कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी नौकरी 8:30 बजे शुरू हो जाती है और आज तुम 9 बजे तक यहाँ आ रहे हो।
मैं अभी उससे कहने ही वाला था कि हाँ, आज मुझे देर हो गई है, लेकिन इससे पहले ही उसने कहा कि बच्चियों की तबीयत बहुत खराब हो गई है, फौरन उनको अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा, जल्दी करो। ड्राइवर मुझे बेहद परेशान नजर आ रहा था। मुझे यहाँ पर काम करते हुए पूरा 1 महीना बीत गया था, क्योंकि इससे पहले मैं अनाथ आश्रम की दूसरी ब्रांच में काम किया करता था और अब इस वाली ब्रांच में काम करते हुए लगातार मुझे सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को ही अस्पताल लेकर जाना पड़ता था। मैंने ये बात नोटिस की थी कि इस वाले अनाथ आश्रम की हर बार लड़कियां ही मेरी गाड़ी में बैठती थी। क्या लड़के कभी बीमार नहीं होते थे? ये ख्याल फौरन मेरे दिमाग में आ गया था। मगर मैं यहाँ का नौकर था, किसी से कुछ कह भी नहीं सकता था, किसी से कोई सवाल नहीं कर सकता था। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी नौकरी पर ही ध्यान देना था। इसलिए मैंने इस ख्याल को अपने दिमाग से झटक कर फौरन अंदर की तरफ कदम बढ़ाए थे। अंदर से 2 औरतें एक छोटी सी बच्ची को लेकर बाहर की तरफ आ रही थी। दोनों ने उसे गोद में उठाया हुआ था। उसकी हालत बेहद खराब लग रही थी। वो बेहोशी की हालत में लगातार अपनी माँ को पुकार रही थी। लम्हे भर के लिए मेरा दिल उसे देखकर धक से रह गया था। वो औरत मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी, मुंह क्या देख रहे हो? कब से यहाँ तुम्हारा इंतजार किया जा रहा है? जल्दी से दरवाजा खोलो, बच्ची की हालत बहुत बिगड़ रही है। जबकि मैंने फौरन कहा कि इस बच्ची को क्या हुआ है, मगर वो औरत दहाड़ कर बोली, तुम पागल हो गए हो क्या? एक तो पहले ही तुमने यहाँ आने में देर कर दी है, ऊपर से हमसे सवाल जवाब कर रहे हो। ये कोई सवाल जवाब का समय नहीं है। जल्द से जल्द दरवाजा खोलो और इस बच्ची को गाड़ी में बैठाओ। मैं खामोश हो गया था। मैंने एक नज़र इस बच्ची पर डाली थी। उसकी नाक से अब खून आना शुरू हो गया था। मेरा दिल लम्हे भर के लिए थम गया था। मुझे उसे देखकर तरस आ रहा था। मैंने फौरन गाड़ी का दरवाज़ा खोला था और इस बच्ची को इस औरत के साथ मिलकर अंदर लिटा दिया था। एक औरत हमारे साथ ही बैठ गई थी, जो अक्सर अनाथ आश्रम में नौकरी किया करती थी। मैं फौरन उससे कहने लगा कि आप क्यों बैठ रही हैं? मैं अकेला ही बच्ची को अस्पताल लेकर चला जाता हूँ, जैसे हर बार जाता हूँ। वो औरत कहने लगी कि बकवास बंद करो और गाड़ी चलाओ। यहाँ के ड्राइवर हो, मालिक नहीं हो, जो सवाल पर सवाल किए जा रहे हो। अपनी हद में रहो, वरना तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगी। उनका कड़क व्यवहार देखकर मुझे कुछ ठीक नहीं लगा था। मैंने एक नज़र उस बच्ची पर दोबारा डाली थी। न जाने क्यों मुझे किसी गड़बड़ का एहसास हो रहा था। मेरी नज़र अचानक इस बच्ची की गर्दन पर चली गई थी। उसकी गर्दन पर 2 निशान मौजूद थे। मैंने अपना सर झुका लिया था और फौरन ही गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। मैं गाड़ी को तेजी से भगाता हुआ अस्पताल की तरफ मोड़ने लगा था। मैं हर बार की तरह गाड़ी अस्पताल के रास्ते पर लेकर जा रहा था, लेकिन तभी अचानक पीछे बैठी हुई वो औरत कहने लगी कि गाड़ी अस्पताल नहीं लेकर जाना, गाड़ी को क्लिनिक लेकर जाना है। डॉक्टर साहब आज अस्पताल में नहीं है, वो आज अपने क्लिनिक में बैठे हुए हैं। हमारी उनसे बातचीत हो गई है। उन्होंने कहा है कि बच्ची को क्लिनिक लेकर आना है। मैंने हल्के से सर हिला दिया था और गाड़ी का मोड़ काटते हुए मैं सीधा डॉक्टर साहब के क्लिनिक की तरफ बढ़ गया था। जिस तरह मैं अनाथ आश्रम का सिर्फ एक ही ड्राइवर था, उसी तरह अनाथ आश्रम वालों ने भी सिर्फ एक ही डॉक्टर हायर किया हुआ था, जो अनाथ आश्रम में मौजूद सारे बच्चों का इलाज किया करता था। उसका नाम डॉक्टर प्रभाकर अग्रवाल था। मैं गाड़ी भगाता हुआ फौरन डॉक्टर प्रभाकर अग्रवाल के क्लिनिक तक पहुंच गया था। अभी मैंने गाड़ी पार्क की ही थी कि फौरन ही स्ट्रेचर लाया गया और उस बच्ची को निकाल कर वहां के वार्ड बॉय अब उस बच्ची को उस पर डाल रहे थे। लेकिन मैं एक तरफ खड़े होकर ये सब कुछ खामोशी से होता हुआ देख रहा था। मैं अभी उन लोगों के पीछे पीछे अंदर जाता, इससे पहले ही वो औरत मुझे देखते हुए कहने लगी कि तुम अंदर कहाँ आ रहे हो? गाड़ी लो और फौरन अनाथ आश्रम की पहली वाली ब्रांच पर चले जाओ। टाइम बर्बाद मत करो। वहां पर भी शायद कुछ बच्चियों की तबीयत खराब हो गई है। तुम्हें उनको भी यहाँ पर ही लेकर आना है। जल्दी निकलो। मैंने एक नज़र उस औरत के चेहरे पर डाली थी और उससे कहा था, ओके मैडम। ये बोलकर फौरन ही मैं वहां से निकल आया था। लेकिन मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। काफी बहुत कुछ अजीबो गरीब लग रहा था। पता नहीं क्यों आज कुछ बहुत अजीब अजीब सा था, बहुत कुछ अलग। उस बच्चे के गर्दन पर निशान और फिर उसकी नाक से खून आना, इन लोगों का इतना अजीब व्यवहार, कुछ तो गड़बड़ थी। लेकिन मैंने फिलहाल अनाथ आश्रम की तरफ जाना ही बेहतर समझा था। वैसे तो अब मैं इसी ब्रांच का ड्राइवर था, लेकिन मुझे पहले वाली ब्रांच पर भी भेजा जा रहा था। मैं चाहता तो इनकार कर देता, क्योंकि अब मेरे पास वहां पर नौकरी करने का हक मौजूद नहीं था। लेकिन मैंने जानबूझकर मना नहीं किया था। मैं देखना चाहता था
कि आखिर ये बच्चियां बीमार क्यों हो रही हैं। मेरे दिल में बस अब एक ही प्रार्थना थी कि इस बार कोई भी बच्ची न हो, बल्कि कोई लड़का हो, क्योंकि हमेशा सिर्फ लड़कियां ही बीमार हुआ करती थी। ऐसा आखिर क्यों था? न जाने क्यों बार बार मेरा दिल मुझे कुछ गलत होने का अंदेशा दे रहा था। एक मामूली सा रास्ता तय करने के बाद मैं अनाथ आश्रम पहुंच गया था। अभी मैंने वहां के दरवाजे पर गाड़ी रोकी ही थी कि अचानक मैंने देखा कि एक बच्ची को लाया जा रहा था। पिछला दरवाजा खोलकर बच्ची को मेरी गाड़ी में लिटा दिया गया था और एक औरत गाड़ी में उसके साथ बैठते हुए कहने लगी कि जल्दी से डॉक्टर साहब के क्लिनिक पर चलो, इस बच्ची की हालत बहुत खराब हो रही है। मैंने एक नज़र इस बच्ची पर भी डाली थी। फौरन मेरी नज़रें उसके गले पर ही गई थी, क्योंकि इस लड़की की गर्दन पर भी उसी तरह का निशान मौजूद था जो मैं अभी पहले वाली लड़की की गर्दन पर देखकर आ रहा था, और इस वाली बच्ची की नाक से भी खून बह रहा था। मैं फौरन कहने लगा कि इसे क्या हुआ है। ये इस वाले अनाथ आश्रम में काम करने वाली एक औरत थी। उसने कहा कि तुमसे मतलब, जल्दी गाड़ी चलाओ वरना अभी के अभी तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। जो काम दिया जा रहा है सिर्फ वही करो, ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है। इस औरत का अंदाज भी कुछ कम नहीं था। मैंने खामोशी से हल्के से सर हिला दिया था और फिर सीधा डॉक्टर के क्लिनिक की तरफ बढ़ गया था। सारे रास्ते मैं अजीब सी कंफ्यूजन में डूबा रहा था। एक मामूली सा रास्ता तय करने के बाद मैं क्लिनिक आ गया था। इस बच्ची को भी बहुत जल्दबाजी में स्ट्रेचर पर डालकर अंदर ले जाया गया था। मैं इस बार भी अंदर जाना चाहता था, लेकिन वो औरत मुझे देखते हुए कहने लगी कि बस तुम्हारा यही काम है, अब तुम जाओ अपने अनाथ आश्रम की ब्रांच पर, हम यहाँ सब कुछ संभाल लेंगे। इन बच्चियों का इलाज होते ही हमें तुम्हारी ज़रूरत होगी, तब हम तुम्हें फ़ोन कर लेंगे। मैं फ़ौरन कहने लगा कि ठीक है, मैं अंदर नहीं आ रहा, लेकिन मैं यहीं पर बैठ जाता हूँ। वापस जाकर वापस आना थोड़ा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उधर अनाथ आश्रम में अगर किसी को मेरी ज़रूरत होगी तो वो मुझे फ़ोन कर लेगा। इसलिए जब तक मैं यहीं पर रहता हूँ, अगर मैं चला गया और मुझे कहीं आने में देर हो गई तो आप लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जबकि वो औरत कहने लगी कि जितना तुमसे कहा है उतना करो, अभी और इसी समय यहाँ से चले जाओ, अभी हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने एक नज़र इस औरत पर डाली थी और फिर खामोशी से अपनी गाड़ी वहां से निकालकर सीधा अनाथ आश्रम की तरफ बढ़ गया था। वैसे भी मैं एक मामूली सा ड्राइवर था, किसी से भी ज्यादा बहस नहीं कर सकता था। इसलिए जैसा ये लोग कहते मुझे वैसा ही करना था, क्योंकि मैं अपनी नौकरी से हाथ धोना नहीं चाहता था। लेकिन मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज हो रही थी। कुछ तो था जो मेरी नज़रों से ओझल हो रहा था। दो बच्चियां दोनों अलग अलग ब्रांचेस में थीं, इसके बावजूद भी दोनों एक ही परेशानी का शिकार थीं। ये कुछ हैरत अंगेज बात थी, बल्कि बहुत ही अजीब बात भी थी। अपना रास्ता तय करने के बाद मैं अनाथ आश्रम आ गया था। अभी मैंने गाड़ी पार्क की ही थी जब एक चौकीदार मेरे पास आया और मुझे देखते हुए मेरे बराबर में आकर खड़ा हो गया। धीमी धीमी आवाज में चर्चा करते हुए अंदाज में बोला कि कैसी तबीयत है रिंकी की। मैंने एक नज़र चौकीदार पर डाली थी और सवाल करते हुए बोला, तुम इस बच्ची को जानते हो? वो कुछ देर तो खामोश रहा था और फिर धीरे से हाँ में सर हिलाते हुए बोला, हाँ अक्सर मैं उसको चीज़ लाकर देता हूँ। तुम बताओ वो बच्ची ठीक है ना? मैंने इनकार में सर हिला दिया था और उसको देखते हुए कहने लगा, भैया जी मुझे कुछ पता नहीं है, मैं तो खुद उसकी हालत देखकर परेशान हो गया था। उन लोगों को वहां छोड़कर मैं वहां कुछ लम्हे के लिए रुक गया था और क्लिनिक के अंदर जाना चाहता था, लेकिन मुझे अंदर जाने की इजाज़त ही नहीं दी गई थी। वहां से मुझे भगा दिया गया। कहा गया कि यहाँ से चले जाओ, जब तुम्हारी ज़रूरत होगी तो तुम्हें वहाँ बुला लिया जाएगा। बस तुम प्रार्थना करो कि ऊपर वाला उन बच्चियों को सेहतमंद कर दे। जबकि इस चौकीदार ने उदासी से सर हिला दिया था और खामोशी से वो अपनी जगह पर जाकर खड़ा हो गया था। उसके चेहरे की रंगत साफ बता रही थी कि उसे कुछ तो पता है, लेकिन क्या, ये मैं नहीं जानता था, क्योंकि मेरी उससे ज्यादा बातचीत नहीं होती थी। चुपचाप मैं अपनी गाड़ी के पास ही खड़ा रहा था और फिर काफी देर तक सोच विचार करने के बाद मैं इस चौकीदार के पास दोबारा आकर खड़ा हो गया था। वो मुझे देखते हुए कहने लगा, कुछ चाहिए क्या तुम्हें? मैंने इनकार में सर हिला दिया था और इस चौकीदार को देखते हुए सवाल करते हुए बोला, भैया आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। उसने सर हाँ में हिला दिया था। तो मैं बोला, तुम यहाँ कितने सालों से काम कर रहे हो? मेरा मतलब है कि देखो, तुम्हें देखकर सब पता चल रहा है कि तुम्हें कुछ महीने नहीं बल्कि तुम्हें यहाँ पर काम करते हुए काफी समय हो गया है। तुम काफी पुराने आदमी हो। मेरी बात सुनकर उसने हाँ में सर हिला दिया था
और सीरियस होकर कहने लगा कि मुझे यहाँ पर काम करते हुए 5 साल बीत गए हैं। हाँ, मैं यहाँ का काफ़ी पुराना चौकीदार हूँ। यहाँ से पहले भी मैं किसी दूसरे अनाथ आश्रम में काम करता था। मतलब इस फील्ड में काम करते हुए मुझे लगभग 7-8 साल हो गए हैं। उस आदमी की बात सुनकर मैं फौरन कहने लगा, मतलब तुम्हें से स्टाफ का एक एक आदमी जानता होगा। वो अब मेरी बात पर थोड़ा सा चौकन्ना हो गया था। वो कहने लगा, आखिर तुम ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हो और क्यों जानना चाहते हो ये सब? मैं कुछ देर खामोश रहा था और फिर उसको देखते हुए कहने लगा कि भैया, मुझे थोड़ी बेचैनी हो रही है। मुझे इस वाली ब्रांच में काम करते हुए अभी सिर्फ 1 महीना ही हुआ है। इससे पहले मैं इसकी पहली वाली ब्रांच में लगभग कई सालों तक काम कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ आए हुए मुझे अभी सिर्फ 1 ही महीना हुआ है और इस 1 महीने में लगातार मैं सिर्फ लड़कियों को ही डॉक्टर के पास लेकर गया हूँ। क्या यहाँ पर लड़के नहीं रहते? हालांकि मैंने लड़कों को भी देखा है, तो फिर वो बीमार नहीं होते? क्या उन्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती? वो चौकीदार कहने लगा कि फिजूल की बातों को मत सोचो, तुम्हारे लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। जो हो रहा है उसे खामोशी से देखते रहो, अपनी नौकरी पर ध्यान दो। ये नौकरी तुम्हें बहुत मुश्किल से मिली है, इसलिए इधर उधर ध्यान मत दो। ये सरकारी नौकरी है, इसको गंवाना मत, क्योंकि इससे पहले भी तुम पहले वाली ब्रांच में काम कर चुके हो, तो वहां तुमने ईमानदारी से अपना काम किया है। लेकिन पहले बात कुछ और हुआ करती थी, मगर अब बात कुछ और है। अब जासूसी करने की वजह से तुम्हारी नौकरी जा भी सकती है। मैं फौरन कहने लगा, अरे नहीं नहीं, मेरी इस बात को पूछने से आखिर मेरी नौकरी पर क्या फर्क पड़ेगा? तब वो फौरन घबराकर कहने लगा कि तुम्हारी नौकरी तुम्हारे हाथ से चली जाएगी, इसलिए बेहतर यही होगा कि अपनी जुबान बंद रखो और खामोशी से अपना काम करते रहो और किसी भी चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा काम सिर्फ ड्राइविंग करना है। बच्चियां ड्राइवर के पास जाती हैं या बच्चे, इस बात से तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, मुझे रिंकी का ज़रूर बता देना कि वो बेचारी बच्ची ठीक है या नहीं। चौकीदार की बातें मुझे बहुत अजीब लगी थी। इस चौकीदार के हर अंदाज से साफ झलक रहा था कि कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है, एक बहुत बड़ी गड़बड़। इसके बारे में शायद मैं नहीं जानता था। मैं खामोशी से अपनी गाड़ी के पास जाकर खड़ा हो गया था और क्लिनिक से आने वाले फ़ोन का इंतज़ार करने लगा था कि कब वो लोग मुझे फ़ोन करें और मैं गाड़ी लेकर उन लोगों को वापस अनाथ आश्रम लेकर आ जाऊं और मुझे उस बच्ची की तबीयत के बारे में भी कुछ पता चल सके। अभी मैं इधर से उधर टहल ही रहा था जब अचानक मेरा मोबाइल बजने लगा। उस औरत की कॉल आ गई थी और मुझे फ़ौरन क्लिनिक पर बुलाया जा रहा था। मतलब कि बच्चियां ठीक हो गई थी। मैं तेज़ रफ्तार के साथ गाड़ी लेकर क्लिनिक तक पहुंच गया था, मगर वहां जाकर पता चला कि रिंकी नाम की बच्ची की तो मौत हो गई है। ये सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। उस बच्ची की उम्र लगभग 10 साल थी और बेचारी इस छोटी सी उम्र में ऊपर वाले को प्यारी हो गई थी। और दूसरी बच्ची की कंडीशन अब काफ़ी बेहतर थी। मुझे बताया गया था कि इस दूसरी बच्ची को मुझे पहली ब्रांच पर ही पहुंचाना है। वहां की नर्स गाड़ी में बैठ गई थी। मेरा दिल अजीब सा हो गया था। उस चौकीदार ने कितनी आस और उम्मीद से मुझसे कहा था कि मैं उसे खबर दे दूं कि वो बच्ची ठीक हुई है या नहीं। उसने कहा था कि मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ, उसके लिए चीज़ लेकर आता हूँ। मेरा दिल यही सब सोचकर अफसोस में डूब रहा था। कहने को तो रिंकी नाम की बच्ची से मेरा कोई गहरा संबंध नहीं था, मगर एक बेचैनी थी जो मेरे दिल में बस गई थी। कुछ ही देर ड्राइव करके मैंने इस नर्स की तरफ ध्यान से देखा था। मैं दिल ही दिल में सोच रहा था कि इससे कुछ पूछूं या नहीं। फिर फाइनली भगवान का नाम लेकर और हिम्मत करके मैंने कहा, मैडम, रिंकी का देहांत हो गया है, क्या मैंने ऐसा सुना है? उसने बिना कोई चेहरे पर एक्सप्रेशन लाए सिर्फ कहा कि हाँ, और फिर वो खामोश हो गई। मैंने कहा, अच्छा, आखिर उसे हुआ क्या था? अभी मैं उससे एक और सवाल करता, इससे पहले ही वो बोली, लगता है तुम्हारी शिकायत हेड ऑफिस में करनी ही पड़ेगी, क्योंकि तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हो। बहुत सवाल जवाब कर रहे हो। एक बार मना कर दिया है कि तुम कोई सवाल नहीं करोगे, सिर्फ अपने काम से मतलब रखोगे, तो फिर तुम क्यों पूछ रहे हो ये सारी बातें? उसकी मौत हो गई है, तुम्हारे लिए इतना ही काफ़ी है। क्यों हुई, क्यों नहीं हुई, ये जानना तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारी सगी नहीं थी, जो तुम्हें उसकी इतनी फिक्र हो रही है। अपनी ज़ुबान बंद रखो, ये ना हो कि तुम्हारी ये नौकरी चली जाए। इस नर्स की बात सुनकर मैंने खामोश रहना ही बेहतर समझा था, क्योंकि ये तो मेरे सवालों पर आग बबूला हो गई थी। गाड़ी के मिरर से मेरी नज़र इस बच्ची के गले पर गई थी। वहां पर अब बैंडेज लगी हुई थी। ये बच्ची काफ़ी बुरी हालत में नजर आ रही थी, नींद में थी,
लेकिन आंखें थोड़ी थोड़ी खोल भी रही थी। शायद बेहोशी उस पर सवार थी। एक मामूली सा सफर तय करने के बाद मैंने उनको अनाथ आश्रम छोड़ दिया था। अभी मैं वहां से निकलने ही वाला था कि इससे पहले ही मुझे हेड ऑफिस की तरफ से कॉल आई थी। मैंने कॉल रिसीव की तो कहा गया था कि फौरन ऑफिस में आकर रिपोर्ट करो। मैं थोड़ा हैरान हुआ था। पूरे महीने के बाद मुझे हेड ऑफिस बुलाया जा रहा था। लम्हे भर के लिए मेरा दिल बुरी तरह से डर गया था। आज मेरा पूछना मेरी नौकरी खतरे में डाल चुका था। हालांकि मैंने तो कोई इतनी बड़ी गलती भी नहीं की थी। ये ख्याल मेरे दिमाग में आते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं फौरन हेड ऑफिस के लिए निकल गया था। सफ़र तय करने के बाद जब मैं हेड ऑफिस पहुंचा तो सामने ही एक ऑफिसर बैठा हुआ था जो देखने में ही काफ़ी रूपदार लग रहा था। मैंने उसे नमस्ते किया तो वो मुझे देखते हुए कहने लगा, अच्छा तो तुम हो नए ड्राइवर, अजय प्रकाश तुम्हारा ही नाम है ना? मैंने कहा जी सर। उसने कहा क्या बात, ज्यादा ही चर्बी आ गई है तुम्हारे अंदर। मैंने सुना है बहुत जुबान चल रही है तुम्हारी। किस खुशी में तुम वहाँ की नर्स वगैरह से बातचीत कर रहे थे? यहाँ पर किस लिए तुम्हें काम दिया गया है? क्या तुम्हें इस बात के पैसे मिलते हैं कि तुम यहाँ के लोगों से सवाल जवाब करो, औरतों से बातचीत करो? वो मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे इतने सारे सवाल कर रहा था, जबकि मैं सर झुकाकर कहने लगा कि सर मैं तो बस थोड़ा सा परेशान हो गया था। मैंने कोई गलत हरकत नहीं की है। बच्चियों के बारे में इंसानियत के नाते पूछ रहा था और इस रिंकी नाम की बच्ची को मैंने देखा भी था, इसलिए मैं उसका नाम वगैरह भी जानता था। अभी मैं अपनी बात पूरी करता इससे पहले ही वो ऑफिसर बोला कि अपनी जुबान बंद रखो, जितना हो सके अपने काम से काम रखो। मुझे ऐसे मर्द बहुत बुरे लगते हैं जो अपने काम पर ध्यान देने के बजाय इधर उधर की बातों पर झांकना शुरू कर देते हैं। तुम चाहते क्या हो, तुम्हें निकाल दूं नौकरी से? जबकि मैं फौरन बोला, नहीं नहीं सर, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। गलती हो गई मुझसे। आइंदा आपको कभी मेरी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं ये गलती दोबारा कभी नहीं करूँगा। बस अपने काम पर ही ध्यान दूंगा। मुझे समझ आ गई थी क्योंकि चौकीदार ने मुझे पहले ही समझा दिया था कि किसी भी मामले में हम टांग नहीं अड़ा सकते। हमें सिर्फ सारी बातों को नज़रअंदाज करके अपनी नौकरी पर ध्यान देना है। मैंने उनके सामने हाथ जोड़कर कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए सर, मुझे नौकरी से मत निकालिए। मेरे लिए ये नौकरी बहुत ज़रूरी है। जबकि वो आदमी कहने लगा, इसलिए तो कहता हूँ कि खामोश रहना बेहतर होगा, कि सिर्फ अब तुम अपने काम पर ही ध्यान रखो, वरना अगर तुम्हारा ध्यान भटका तो मैं देर नहीं लगाऊंगा और तुम्हें नौकरी से जल्द ही निकाल दूंगा। उसने गुस्से से कहा कि जाओ यहाँ से, जबकि मैं जी सर कहता हुआ फौरन वहाँ से बाहर आ गया था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज मेरे साथ ऐसा भी कुछ हो सकता है। मैं बुरी तरह से डरा हुआ था, मगर फिर मैंने खुद को तसल्ली दी कि ऊपर वाले ने मुझे बचा लिया है। अब मैं ऐसा वैसा कोई काम नहीं करूँगा। पूरा दिन रोज के मुताबिक गुजर गया था। मैं बस एक दो बार डिलीवरी करने के लिए गया था। खाना एक अनाथ आश्रम से दूसरे अनाथ आश्रम तक पहुंचा दिया गया था। इसके अलावा मेरी जिम्मेदारी का कोई काम नहीं आया था। शाम 5 बजे मेरी वहां से छुट्टी हो गई थी। उसके बाद मैं वहां से फैक्ट्री के वर्कर्स को उनके घर पहुंचाने चला गया था और फिर लगभग रात के 9 बजे तक अपने घर पहुंच गया था, क्योंकि आज मैंने अपनी बेटियों से वादा किया था कि मैं जल्दी घर आ जाऊंगा और उनके साथ ही खाना खाऊंगा। मगर जैसे ही मैं घर में दाखिल हुआ तो मेरा चेहरा उदास हो गया था। घर की लाइट गई हुई थी। फिर याद आया कि बिजली का बिल ना भरने की वजह से बिजली वाले आज घर की बिजली काट कर चले गए होंगे, तभी तो लाइट नहीं आ रही है। इससे पहले पूरे 3 महीने मैंने बैठकर गुजारे थे, क्योंकि 3 महीने पहले मेरे पास कोई भी काम नहीं था। मुझे ड्राइवर का काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए मैंने अपनी नौकरी करना छोड़ दिया था और सोचा था कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, कोई अच्छी नौकरी करूँगा। लेकिन मेरी किस्मत ख़राब थी, मुझे कोई भी नौकरी नहीं मिल सकती थी और काफ़ी समय तक मैं नौकरी तलाश करता रहा था। जब मेरे घर के हालात बिगड़ते चले गए तो मैंने फैसला कर लिया था कि मुझे दोबारा अपनी पुरानी नौकरी पर चले जाना चाहिए, क्योंकि ड्राइविंग का काम ही मेरा असली काम है। शायद भगवान भी यही चाहता है कि मैं ड्राइविंग का काम ही करता रहूं। लेकिन जब मैं अनाथ आश्रम नौकरी पर दोबारा गया तो मुझे पता चला कि वो उन लोगों ने दूसरा ड्राइवर हायर कर लिया है। इसलिए मुझे वहाँ की दूसरी ब्रांच में काम मिल सकता है, जो अभी 2 साल पहले ही खुली थी। जब मैं वहाँ गया तो वहाँ मुझे फ़ौरन नौकरी मिल गई थी। लेकिन अभी मुझे यहाँ पर काम करते हुए 1 महीना होने वाला था, हुआ नहीं था। इसलिए मेरे हाथ में पैसे नहीं थे। मैं जिस फैक्ट्री के वर्कर्स को भी उनके घर पहुँचा कर आता था,
उन लोगों ने मुझे हर 10 दिन में सैलरी दे दी थी, जो कि मेरे घर के बाकी कामों के लिए काम आ जाती थी। मेरी नौकरी अच्छी थी, मुझे अपनी नौकरी से कभी कोई परेशानी नहीं हुई थी। लेकिन जब से मैंने नौकरी छोड़ने का फैसला किया था, तब से मेरे घर के हालात बहुत ख़राब हो गए थे। ऐसा नहीं था कि मैंने अपने बुरे समय के लिए कुछ बचाकर नहीं रखा था। मैंने अपने घर में लाख परेशानियां झेली थी, मगर बेटियों का एडमिशन सही समय पर करवा दिया था। खुद कुछ नहीं खाता था, मगर अपनी बेटियों का पेट ज़रूर भरता था। अभी मुझे अनाथ आश्रम से सैलरी नहीं मिली थी, क्योंकि वहाँ की सैलरी ज़्यादा थी, जिसे मैं लाइट का बिल, गैस का बिल और घर में राशन भर सकता था। बिजली वाले अब बिजली काट कर चले गए थे। 2 दिन रह गए थे मुझे सैलरी मिलने में। बस 2 दिन की ही तो बात थी, उसके बाद तो मेरी ज़िंदगी पहले की तरह होने वाली थी। मैं अपनी बेटियों के लिए अपने अकाउंट में सेविंग भी करके रखता था, लेकिन अब से बुरा समय मेरे लिए क्या होने वाला था कि घर में बिजली भी नहीं थी। फिलहाल मैंने लाइट नहीं लगाई थी, क्योंकि घर का राशन और बिजली का बिल भी देना था, सो मैं वर्कर्स के पैसों से दे चुका था, लेकिन सारे ही पैसे लगभग खत्म हो चुके थे। ये 2 चीज़ नहीं होती तो कैसे गुजारा होता, इसलिए बिजली का बिल मैंने अपनी सैलरी से भरने का इरादा कर लिया था। मैं घर में दाखिल हुआ तो मेरी पत्नी दोनों बेटियों के साथ चारपाई पर लेटी हुई थी। जल्दी से मेरे पास आई और मेरा टिफिन और गाड़ी की चाबी मेरे हाथ से लेते हुए कहने लगी, सुबह से ये समय हो गया, छोटी बेटी का बुखार नहीं उतर रहा, आप उसे डॉक्टर के पास लेकर चलिए। मैं फौरन अपनी बेटियों के पास आया था, झुककर दोनों के माथे पर प्यार किया था और छोटी बेटी को गोद में उठाते हुए कहने लगा, क्या हुआ है इसे? मेरी लाडली बेटी को। मेरी बेटी को बुखार हो रहा है, जबकि मेरी छोटी बेटी मेरे गले में अपनी बाहें डालते हुए कहने लगी कि जी पापा, मुझे बुखार हो गया है, खांसी भी हो रही है। उसकी मासूम सी आवाज़ मेरे कलेजे को चीर कर रख गई थी। मैं फौरन उसे गोद में लेकर खड़ा हो गया था, जबकि मेरी पत्नी कहने लगी कि पहले आप कुछ खा तो लीजिए, इसके बाद उसे दवा दिला दीजिएगा। मेरी पत्नी खाना गर्म करने के लिए जाने लगी थी, मगर मैंने इनकार में सर हिला दिया था और अपनी पत्नी को देखते हुए कहने लगा कि नहीं, तुम खाना मत लगाओ, मैं अभी पहले इसे दवाई दिलाकर लाता हूँ। लाओ, मेरी गाड़ी की चाबी दो। उसने फौरन ही गाड़ी की चाबी दे दी थी, जबकि मैं जल्दी से गाड़ी निकाल कर सीधा डॉक्टर की तरफ बढ़ गया था। मुझे अपनी बेटी की तबीयत देखकर बेहद अफसोस हो रहा था। मैं हमेशा अपनी दोनों बेटियों के लिए बहुत ही फिक्रमंद रहता था, कभी उनको कुछ होते हुए नहीं देख सकता था। आज मेरी जेब में ज्यादा पैसे भी नहीं थे। हमें अनाथ आश्रम की तरफ से कार्ड दिया गया था कि आश्रम के डॉक्टर से हम फ्री में इलाज करवा सकते हैं। हालांकि मेरा दिल इस डॉक्टर से बिल्कुल भी बेफिक्र नहीं था, क्योंकि हर दूसरे तीसरे दिन बच्चियां बीमार होती रहती थी और उन्हें इसी डॉक्टर के पास ले जाया जाता था, और आज मैं अपनी बेटी को भी लेकर वहीं जा रहा था। इसलिए मुझे थोड़ी सी बेचैनी हो रही थी, लेकिन पैसे ना होने की वजह से मजबूरन मुझे उसी आदमी के पास जाना पड़ रहा था। एक लंबा सफ़र तय करने के बाद मैं डॉक्टर के क्लिनिक पर पहुंच गया था। अपनी बेटी को गोद में लेकर मैं जैसे ही अंदर दाखिल होने लगा, तो वहां पर मौजूद चौकीदार ने मुझे रोक लिया था और कहने लगा कि यहाँ पर क्यों आए हो? तुम तो अनाथ आश्रम के ड्राइवर हो ना? मैंने धीमे से अपना सर हिला दिया था और उसको देखते हुए कहा कि भैया, मेरा कार्ड बना हुआ है, मेरी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे इसे जल्दी से डॉक्टर को दिखाना है। मैं यहाँ इसका इलाज करवाने के लिए आया हूँ। इसे बहुत तेज़ बुखार हो रहा है, प्लीज़ मुझे अंदर जाने दो। उस चौकीदार ने गहरी नज़र मुझ पर डाली और फिर मेरी बेटी पर डाली थी, और मुझे वहीं ठहरने का बोलकर वो खुद अंदर चला गया था। हालांकि मैं हैरान हुआ था, भला मुझे अंदर जाने से क्यों रोका जा रहा था, जबकि इस बार तो मैं किसी से कोई पूछताछ भी नहीं कर रहा था, सिर्फ अपनी बेटी का इलाज करवाने के लिए यहाँ आया था। ये तो एक क्लिनिक था, यहाँ पर तो कई लोग आ रहे थे, मगर मुझे ही क्यों रोका जा रहा था? मैं अभी इसी कन्फ्यूज़न में खड़ा हुआ था कि कुछ देर के बाद वो चौकीदार बाहर आया था और मुझे देखते हुए कहने लगा कि 20 मिनट बाहर ही अपनी गाड़ी में इंतज़ार करो, उसके बाद तुम्हें अंदर बुला लिया जाएगा। जबकि मैंने जल्दी से कहा कि मेरी बेटी की तबीयत खराब है, वो बिल्कुल बेहाल हो रही है। तुम 20 मिनट इंतज़ार करने को बोल रहे हो, अगर उसकी ज़्यादा तबीयत बिगड़ गई तो मैं क्या करूँगा? प्लीज़ मुझे जल्द से जल्द अंदर जाने दो। देखो, मेरी बेटी पूरी तरह से लाल हो रही है। मेरी बात सुनकर वो चौकीदार कहने लगा कि यहाँ इलाज करवाना है तो 20 मिनट इंतज़ार तो करना पड़ेगा, वरना यहाँ से कहीं और जा सकते हो अपनी बेटी को लेकर। मैंने एक सख्त नज़र उस चौकीदार पर डाली थी और मजबूरन वहीं पर ठहर गया था। अगर इस समय मेरी जेब में पैसे होते तो मैं ज़रूर यहाँ से कहीं और चला जाता,
ऐसे जालिम लोगों के पास मैं बिल्कुल भी नहीं ठहरता। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मुझे अंदर बुला लिया गया था। मैं अंदर दाखिल हुआ तो रोज के मुताबिक मुझे रिसेप्शन पर रोका गया था। वहीं पर मेरी बेटी के नाम की पर्ची वगैरह बनाई गई थी और मुझे 5 मिनट बाद डॉक्टर ने अंदर बुला लिया था। डॉक्टर को देखकर मैं लम्हे भर के लिए हैरान हुआ था, क्योंकि इस डॉक्टर की उम्र लगभग 30 या 35 साल की थी। दिखने में वो काफी जवान था। वो मुझसे कहने लगा कि बताइए, क्या परेशानी है आपकी बेटी को, क्या हुआ है। जबकि मैं धीरे धीरे अब अपनी बेटी की कंडीशन उस डॉक्टर को बताने लगा था। उसने चेकअप किया था और दवाई लिखते हुए कहने लगा कि ये दवाई ज़रूर और टाइम से ही देनी है और दोबारा आने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसका बुखार नहीं उतरता तो मैं तुम्हें खुद दूसरा डॉक्टर रिकमेंड करूँगा। समझ रहे हो तुम? जबकि मैं कहने लगा, लेकिन सर, मैं कार्ड पर हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं किसी और से अपनी बेटी का इलाज करवा सकूँ। वो फौरन बोला कि हाँ हाँ, मुझे पता है तुम लोग कार्ड पर हो, तो मैं किसी और डॉक्टर के पास भेजूंगा, तो तुम्हें उनको भी 1 रुपये तक देने की ज़रूरत नहीं होगी। ये पर्ची लो और जाकर रिसेप्शन से दवाई ले लो। जबकि मैं जी सर बोलकर फौरन खड़ा हो गया था और बाहर की तरफ बढ़ गया था। दरवाजे के पास पहुंचकर मैंने एक नज़र उस आदमी पर डाली थी। न जाने क्यों मुझे ये इंसान कुछ ठीक नहीं लगा था। कुछ तो था उसकी आंखों में जो मुझे उलझन में बुरी तरह से डाल चुका था। दवाई वगैरह लेकर जब मैं अपने घर आया था तो सारी रात मेरी इसी कंफ्यूजन में ही गुजर गई थी कि इतना यंग डॉक्टर, वो भी एक अनाथ आश्रम का। हालांकि जितने भी वहाँ के स्टाफ के मेंबर थे, सबकी उम्र काफ़ी थी और इससे पहले वाली ब्रांच के डॉक्टर भी उम्रदार ही थे। वो नौकरी से रिटायर्ड हो गए थे। उसके बाद से ही दोनों ब्रांच के बच्चों का इलाज यही डॉक्टर कर रहे थे। सबकी उम्र ज़्यादा थी, तो फिर इस डॉक्टर की उम्र इतनी कम क्यों थी? इसे नया भर्ती किया गया था क्या? एक लम्हे के लिए मेरा दिल किया कि मैं चौकीदार से थोड़ी मालूमात हासिल कर लूं, मगर मैं खामोश हो गया था, क्योंकि हेड ऑफिस तक मेरी शिकायत पहुंच चुकी थी। इस चौकीदार ने ही मेरी शिकायत की होगी, ये ख्याल जब मेरे दिमाग में आया तो मैंने उससे कुछ भी नहीं पूछा था। अगले दिन मुझे अनाथ आश्रम पहुंचते हुए कुछ ही देर गुजरी थी, जब फौरन ही अंदर से 2 बच्चों को बाहर लेकर आया गया था और ये दोनों भी लड़कियां ही थी। मुझे फौरन गाड़ी स्टार्ट करने के लिए कहा गया था। मैंने एक नज़र उन दोनों बच्चियों पर डाली थी और चुपचाप अपनी गाड़ी स्टार्ट करके सीधा डॉक्टर की तरफ बढ़ गया था। मुझे आज भी क्लिनिक जाने का ही बोला गया था। उन 1 महीने के बीच में सिर्फ 2 बार ही अस्पताल गया था। इसके अलावा तो मुझे हर बार क्लिनिक ही भेजा जाता था। वो दोनों बच्चियां काफ़ी बेहाल हो रही थी। मैंने फौरन उनके गले पर निशान देखे थे। उन दोनों के गले पर भी वही निशान मौजूद थे जो कल वाली बच्चियों के गले पर मौजूद थे। शायद अब मैं गौर करने लगा था, इसलिए मुझे ये सब चीज़ें महसूस हो रही थी। सफ़र तय करने के बाद मैंने उन्हें क्लिनिक पर छोड़ दिया था और ख़ुद खामोशी से वहाँ से निकलकर आ गया था। लगभग 2 घंटे के बाद मुझे दोबारा से क्लिनिक पर बुलाया गया था। इस बार मैंने किसी से कोई सवाल जवाब नहीं किया था, क्योंकि मैं दोबारा से फंसना नहीं चाहता था। उन दोनों बच्चियों में से सिर्फ एक बच्ची ही बच पाई थी और पहले की तरह फिर से एक बच्ची की मौत हो गई थी। मेरा दिल धक से रह गया था। जब मैं इन बच्चियों को लेकर क्लिनिक गया था तो दोनों ही अपने होश में थी। हाँ, बेहाल ज़रूर हो रही थी, लेकिन अपने होशो हवास में थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। मुझे यहाँ काम करते हुए और भी 15 दिन बीत गए थे। अब मुझे मेरी सैलरी भी मिल गई थी। मैंने अपने घर की लाइट का बिल भी जमा करवा दिया था। मेरी बेटी की तबीयत में थोड़ा सुधार भी आ गया था और घर में थोड़ा सा राशन भी भरवा दिया था। लेकिन मेरा दिल अभी भी बेफिक्र नहीं रहता था। हर रोज़ नई बच्चियाँ और उनमें से किसी को बचाना मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा था। इतनी बच्चियों की मौत होना कुछ तो गड़बड़ थी। और फिर आखिर ये लोग बीमार क्यों हो रही थी? क्यों इन्हें डॉक्टर के पास ले जाया जाता था? क्यों कुछ बच्चियाँ बच जाती थी तो कुछ की मौत हो जाती थी? कुछ तो गड़बड़ ज़रूर थी। ये लोग जो छुपा रहे थे, गले पर निशान, नाक से खून आना, कभी मुंह से खून आना, कभी कभी तो हाथ पाँव का टेढ़ा हो जाना, ये लोग आखिर बच्चियों के साथ कर क्या रहे थे? एक बच्चे को भी उन लोगों ने इस महीने और 15 दिन के बीच मेरे साथ अस्पताल नहीं भेजा था। मेरे अलावा अनाथ आश्रम का और कोई ड्राइवर भी नहीं था। मैं बहुत मायूस हो गया था। यहाँ आकर मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। घर के हालात पहली सैलरी के बाद ही बदलने लगे थे। मेरी बेटियां बहुत खुश रहती थी। घर की बिजली आ गई थी, गैस का बिल भर दिया गया था और भी जितनी ज़रूरत के काम थे वो भी धीरे धीरे पूरे हो रहे थे। लेकिन मेरा मन बेफिक्र नहीं था। एक बेचैनी थी
जो मुझे हर समय महसूस होती रहती थी। मैं सोचता था कि अगर कल को मैं मर गया, मेरी पत्नी भी मर गई और मेरी बेटियों को यहाँ इस अनाथ आश्रम में आना पड़ा, तो क्या मेरी बेटियां भी ऐसे ही हाल से गुजरेंगी? क्या उनके साथ भी यही सब कुछ होगा जो यहाँ की और बच्चियों के साथ हो रहा है? क्योंकि मेरे पास भी दो दो बेटियां थीं, ये ख्याल न जाने क्यों मुझे बहुत शिद्दत से आता था। ये राज हर हाल में मुझे पता करना था कि आखिर सच्चाई क्या है। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। 2 दिन के बाद एक और बच्ची की तबीयत खराब हो गई थी। उसे अस्पताल पहुंचा देने के बाद मुझे 2 घंटे बाद दोबारा से बुलाया गया था। आज इस बच्ची के साथ कोई नहीं था, न कोई नर्स न कोई स्टाफ का मेंबर। वो बच्ची बहुत मुश्किल से आकर गाड़ी में बैठ गई थी। मेरी नज़र बार बार भटक भटक कर उसके गले पर ही जा रही थी, जहां पर एक बैंडेज लगी हुई थी। वो काफ़ी बेहाल थी। दिल तो कर रहा था कि एक बार उससे पूछ लूं कि बेटा, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? इस तकलीफ में तुम अस्पताल आई हो। लेकिन मुसीबत ये थी कि अगर मैंने पूछा तो मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। सफ़र तय करने के बाद इस बच्ची को मैंने अस्पताल से अनाथ आश्रम ड्रॉप कर दिया था। मगर जैसे ही इस बच्ची के उतरने के बाद मेरी नज़र सीट पर गई जिस पर वो बच्ची बैठी हुई थी, तो लम्हे भर के लिए मेरा दिल धड़कना भूल गया था। मगर जैसे ही इस बच्ची के उतरने के बाद मेरी नज़र सीट पर गई जिस पर वो बच्ची बैठी हुई थी, तो लम्हे भर के लिए मेरा दिल धड़कना भूल गया था। उस सीट पर काफ़ी सारे खून के धब्बे मौजूद थे। ये क्या था? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लम्हे भर को मैं इन खून के धब्बों को देखता रहा था। आखिर ये लोग क्या कर रहे थे? मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं दोबारा गाड़ी में बैठा था और सीधा पुलिस स्टेशन आ गया था, क्योंकि मैं जानता था जो मैं कर रहा हूँ ये मेरी पूरी जिंदगी बदल कर रख देगा। मेरी नौकरी चली जाएगी, मैं वापस सड़क पर आ जाऊंगा, मेरी बेटियों का भविष्य खराब हो जाएगा। लेकिन मेरा दिल कहता था कि अगर मैंने उन बच्चों के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश की तो ऊपर वाला मुझसे खुश हो जाएगा। इसके बदले मुझे इनाम मिलेगा ऊपर वाले की तरफ से। मेरा दिल बेफिक्र हो गया था, सिर्फ एक चीज़ के लिए कि मैं पुलिस स्टेशन आ गया था। कुछ देर के बाद मुझे बाहर रोका गया था और फिर अंदर बुला लिया गया था। मैंने धड़कते हुए दिल के साथ पूरी बात एक हवलदार को बता दी थी, जो शिकायत दर्ज कर रहा था। मेरी बात सुनकर वो कुछ लम्हे के लिए मुझे देखता रहा था और फिर कहने लगा, तुम ठहरो, मैं अंदर से होकर आता हूँ। मैं चुपचाप वहाँ बैठा रहा था। थोड़ी देर के बाद उसके साथ थाने का इंचार्ज और डीएसपी साहब भी आ गए थे। इन दोनों को देखकर मैं फौरन खड़ा हो गया था। वो कहने लगे कि हमारे साथ अंदर केबिन में आओ। मैं अंदर गया तो उन्होंने फौरन इसी मामले की बातचीत शुरू कर दी थी, जबकि मैंने शुरू से लेकर यहाँ तक की पूरी वारदात उनको सुना दी थी। रिंकी की मौत से लेकर आज हुए हादसे तक। मेरी बात सुनकर वो इंसान कहने लगा, हम कुछ करते हैं, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा नाम नहीं आएगा, अब यहाँ से चले जाओ। जबकि मैं चुपचाप वापस अपनी जॉब पर आ गया था। वक्त गुजरता जा रहा था और अगले दिन जब मैं अपनी नौकरी पर पहुंचा तो मैं दंग रह गया था। वहां पर कई मोबाइल रखे हुए थे। पूरे स्टाफ को अरेस्ट कर लिया गया था। बच्चों को अब एक दूसरा अनाथ आश्रम में पहुंचाया जा रहा था। दूसरी ब्रांच का भी मालूम हुआ था कि वहां के स्टाफ का भी यही हाल हो रहा है। मैं बिल्कुल खामोश था। थोड़ी देर के बाद पता चला कि उन बच्चों के साथ बहुत बड़ा जुल्म हो रहा था। उनको अस्पताल ले जाया जाता था, उनका ऑपरेशन होता था और उनके शरीर के कीमती अंग निकालकर आगे बेच दिए जाते थे। कुछ बच्चियां जिंदा बच जाती थी और कुछ मर जाती थी। जुल्म ये था कि ये लोग एक जहरीली दवाई उन मासूम बच्चियों के शरीर में डाल रहे थे, जिसके बाद उनका पूरा शरीर स्लो हो जाता था, जो गले के रास्ते कट लगाकर पूरे शरीर में डाला जाता था। ये काम अनाथ आश्रम के अंदर हो रहा था और बाकी का काम क्लिनिक और अस्पताल में किया जा रहा था। क्लिनिक और अस्पताल दोनों को सील कर दिया गया था। ये अनाथ आश्रम भी बंद हो गया था और डॉक्टर को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। मुझे गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा इनाम दिया था और अवार्ड से सम्मानित किया था। उन्होंने कहा था कि आपने हिम्मत की है, आपने अपनी नौकरी को खतरे में डालकर पुलिस को सच्चाई बताई है। इसमें आपने अपना फायदा नहीं देखा, बल्कि अपने मन की आवाज़ को बुलंद किया, जबकि मैं कुछ नहीं बोला था। मेरा दिल इतना सुकून में आ गया था कि जिसकी कोई हद नहीं थी। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये जालिम लोग छोटे छोटे बच्चों पर इतना कहर ढा रहे हैं। अगर मुझे पहले पता चल जाता तो इन बच्चियों की मौत मेरे सामने नहीं होती। अनाथ आश्रम में लड़के भी थे, लेकिन लड़कियों के साथ ऐसा इसलिए किया जाता था क्योंकि लड़कों के मुकाबले लड़कियों के शरीर के अंग ज़्यादा सेहतमंद थे और फिर लड़कों को ही
बहुत सारे कपल अडॉप्ट करने के लिए अनाथ आश्रम आते थे, जिससे अनाथ आश्रम वालों की अच्छी खासी कमाई हो रही थी। इसलिए वो लड़कों के साथ ये सब कुछ नहीं कर रहे थे। कभी कभी मुझे अपना आप ही मुजरिम लगता था कि मैं ही तो उनको अस्पताल लेकर जाता था, उनको मरने के लिए पहुंचाता था। लेकिन मुझे बिल्कुल भी इल्ज़ाम नहीं दिया गया था, क्योंकि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं एक मासूम और ईमानदार इंसान था, जिसने कानून की मदद की थी। मुझे एक बेहतरीन नौकरी से नवाजा गया था, जो गवर्नमेंट की ही एनजीओ की तरफ से थी, और मेरी फैमिली को भी सुरक्षा दी गई थी, क्योंकि एनजीओ सिर्फ यहीं पर कायम नहीं होते, उनकी शाखाएं और भी जगह पर आबाद होती हैं। मेरी वजह से कितना बड़ा गैंग दुनिया के सामने आ चुका था, जिसकी वजह से अब हर अनाथ आश्रम को अच्छी तरह से चेक किया जा रहा था। अंदर से खुफिया इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी, जिसकी वजह से दो और ऐसे अनाथ आश्रम सामने आए थे, जिसमें ये जुल्म लड़कों के साथ भी हो रहा था। बच्चों के शरीर के महत्वपूर्ण अंग इसलिए निकाले जा रहे थे, क्योंकि अगर वो मर भी जाएं तो ज्यादा नजरों में नहीं आते। लेकिन एक बच्चा अगर खत्म हो रहा है तो उसकी पूछताछ हो रही थी, क्योंकि ये हमारे देश के बच्चे थे जो देश पर कुर्बान होने थे। इसलिए उन्होंने टारगेट लड़कियों को किया था। मैं अपनी जिंदगी में जब भी इस हादसे के बारे में सोचता हूँ तो मेरी आत्मा तक कांप जाती है। लेकिन मैं आज भी ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये काम करके अच्छा लगा। उन लोगों की सच्चाई दुनिया के सामने आ गई और आरोपियों को पकड़ लिया गया। आरोपियों को सजा दी गई और बेसहारा और मासूम बच्चों को बचा लिया गया। मेरे घरेलू हालात अब बहुत अच्छे हो गए। मैं आज भी ड्राइवर हूँ, लेकिन अब अनाथ आश्रम में नहीं, अब ऐसी जगह पर ड्राइविंग करता हूँ जहाँ मुझे सरकार की तरफ से नौकरी मिली थी, और मैं इस नौकरी को बखूबी निभा रहा हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।